हेलो बच्चों, काफ़ी दिन बाद मैं मिल रहा हूँ आप लोगों से। अभी मैंने शुरू में बताया था, अपने चैप्टर्स के बारे में बता रहा था, फिजिक्स के बारे में पढ़ाते जा रहा था। बीच में कुछ ब्रेक आ गए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे छात्रों को कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ फिर आपकी मदद करूँ, आपको कुछ चीज़ें बताऊँ जिससे आप अपने आने वाली परीक्षाओं में, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएँ। तो चलिए एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। हम इस समय क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में, जो थ्योरी के साथ साथ इसमें कुछ फार्मूला भी हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, जिससे न्यूमेरिकल आना एक सीबीएसई के एग्ज़ाम में डेड श्योर होता है, निश्चित है कि एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो कुल फार्मूले हैं, 6-7 फार्मूले हैं और उनको जानना होता है और उसके बाद फिर उनको यूज कर करके उन पर न्यूमेरिकल लगाना होता है। और ये आप मानिए कि अगर वो 10 नंबर का पूछा जाए तो 10 नंबर आपको बड़े आराम से मिल सकते हैं। हेलो, आर यू हियरिंग मी? एंड इलेक्ट्रिक करंट, एनी डाउट अबाउट दैट? क्या भाई, किसी को कोई डाउट है उसमें? आज हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर बताते हैं ओम्स लॉ और यहीं से आगे चलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम आपसे इतना टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। पहला है क्लोज पाथ, जिसमें करंट फ्लो हो सके, वह पाथ, वह रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। जिसमें करंट पास हो सके उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, हम इसको दोबारा बता रहे हैं, इसके पहले भी हम बता चुके हैं आपको, लेकिन हम चूँकि टॉपिक एक ही साथ कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अब हम आपको एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, पहला सर्किट डायग्राम हम यहाँ बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना सभी को? यस, दिखाई दे रहा है ना? अभी क्लियर हो जाता है। ये आप देखिए, ये दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा अपना कैमरा एडमिट ऑल, अब दिखाई दिया? इसको हम कहते हैं बैटरी या सेल। ये हो गया की,
और इसको हम कहते हैं रिहोस्टेट। इसको बोलते हैं अमीटर। इसको बोलते हैं बोर्ड रेजिस्टेंस। और इसी के ऊपर एक हम लगाते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ये ए से लिखा होगा और ये आपका वी लिखा होगा। बुक में आप जरा खोलिए, आपके बुक में ये सर्किट बना हुआ है ओम्स लॉ के लिए। जरा एक बार उसको पलटिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, मिस्टर जायसवाल ज्वाइन। नाउ माय डियर, देखो इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो ये हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और ये हमारा की है। की क्या है कि वो सर्किट को ऑन करता है या ऑफ करता है। इसमें अगर हम पॉइंट लगा दिए तो एक की क्लोज हो गया, यानी करंट पास हो सकती है। ये है आपका रिहोस्टेट। क्या है? रिहोस्टेट। रिहोस्टेट में जैसे हमने आपको बताया था कि इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं या करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा मीटर है, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव। पॉजिटिव वाला कौन सा टर्मिनल होता है? रेड कलर का होता है, या किसी किसी बुक में येलो कलर का भी होगा, और कोई कोई येलो कलर का भी होता है। अब यहाँ ऐसे ही वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक, तो ऐसे में ये हमारा हो गया सर्किट जो हम बनाते हैं। और ये सर्किट जब हम यहाँ से की ऑन करेंगे और करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगी और फिर इसका पाथ निगेटिव की ओर आ जाएगा। इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं टर्मिनल, इसको बोलते हैं निगेटिव। इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम तैयार है। अब देखो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो करंट के वैल्यू को कम करे, यानी विच रजिस्ट द रेजिस्टेंस, विच रजिस्ट द करंट, सॉरी विच रजिस्ट द करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे होंगे जो सुनना नहीं चाह रहे होंगे या दिमाग में बंद कर लिया कि हाँ आगे समझेंगे नहीं, तो क्या हुआ? वो रजिस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर मिल गया, गाड़ी क्या हो गई? स्लो हो जाएगी। आपकी स्पीड को क्या कर दिया उसने? रजिस्ट कर दिया। क्या कर दिया? रजिस्ट कर दिया। तो इस तरीके से वो रजिस्ट करते हैं, रजिस्टेंस का काम करते हैं। तो बेटा आप आओ यहाँ पर। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को बता रहे हैं हम। इसका एक पीपीटी भी हम आपको शेयर करते हैं जिसको आप ऐसे समझ भी सकते हो। तो 1 मिनट हमको ज़रा टाइम दो, हम अभी आपको उसको शेयर करते हैं, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। एक मिनट। मैं इसमें जोड़ता हूँ। कहाँ गया? किससे शेयर करते हैं? ये है ओम्स लॉ आपका। ओम्स लॉ स्टेट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
द करेंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। मतलब क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर है यानी करंट जिससे पास हो जाए उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जिससे करंट पास हो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो वह कंडक्टर, वह पार्ट जिससे करंट हमारी पास हो सकती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर के को अगर हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखे हैं, बैटरी से जोड़ रखे हैं, यहाँ देखो बैटरी लगी हुई है, इसको जोड़ रखे हैं, अगर हम इसको बैटरी से जोड़ें तो करंट इसमें पास होगी। अब इस करंट को जो फ्लो हो रही है वो किस पर डिपेंड करता है, इसमें लगे हुए रेजिस्टेंस के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। यानी अगर हम ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस वैल्यू को कम करेंगे, यहाँ ही अगर हम 1 वोल्ट लगाए हैं तो करंट की वैल्यू कम हो सकती है, 2 वोल्ट लगाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ सकती है, 3 वोल्ट लगाएंगे तो करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी। यानी करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, ओके गुड। तो करंट और वोल्टेज दोनों हमारे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब इनका जब आप ग्राफ खींचोगे, ऐसे हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, और I को क्या कहते हैं, करंट, और V को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। अब इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी V अपान I। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है या कांस्टेंट के बराबर होता है। बेटा एक चीज़ और यहाँ पर है, ये किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है ये आपको जानना जरूरी है कि ये किन किन फैक्टर पर निर्भर करेगा। यह नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है रेजिस्टेंस? नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। और लेंथ ऑफ वायर पर निर्भर करेगा, कितना बड़ा कंडक्टर है रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। स्पीड ब्रेकर बड़ा होगा तो करंट को ज़्यादा रोकेगा, स्पीड को ज़्यादा रोकेगा। स्पीड ब्रेकर छोटा है तो क्या करेगा, कम रोकेगा। अब जैसे पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, लेंदी है तो पानी उसके हिसाब से फ्लो होता रहेगा। आपने उसका एरिया कम कर दिया तो पानी कम फ्लो होगा, एरिया ज़्यादा कर दिया तो, मोटा पाइप ले लिया तो पानी ज़्यादा फ्लो होगा। मतलब क्या हुआ कि वो उसके एरिया पर भी डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर। तो रेजिस्टेंस हमारे तीन फैक्टर पर निर्भर करता है। किन किन फैक्टर पर? नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस पर निर्भर करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? हेलो बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर कर रहा है? किस पर निर्भर किया? नेचर ऑफ मटेरियल। किस तरह का आपने मटेरियल लिया हुआ है। ऐसा नहीं है आप जैसे मान लीजिए आपने लिया है कॉपर और दूसरा आप ले लीजिए लकड़ी या रबड़, तो रबड़ में क्या होगा? करंट फ्लो होगी? नो। हाँ, लकड़ी में करंट फ्लो होगी? नो। लेकिन कॉपर में करंट फ्लो होगी। ठीक, तो नेचर उसका रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किस पर? लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पर निर्भर करेगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर पर। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस आप ले रहे हो, जो वायर ले रहे हो, उसका एरिया कितना है। अगर उसका एरिया ज़्यादा है तो करंट वैल्यू ज़्यादा नहीं फ्लो होगी। अरे सॉरी, एरिया ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा जाएगी, यानी रेजिस्टेंस कम होगा। और कुल तीनों को मिला करके अगर हम ऐसे लिखें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपान ए। इसको क्या बोलते हैं? रो। रो क्या होता है?
इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ आ जाओ आप, इसके बाद है ये है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर। किसका है? एरिया ऑफ कंडक्टर। तो बेटा आप ऐसे तीनों चीज़ों के बारे में आप जानकारी किए। R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। अब आप देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया क्यों भाई? ये चीज़ समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? क्यों? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छे हो। अच्छे बच्चे अच्छे जल्दी समझ जाते हैं। आइए आगे, इसको हम आगे पढ़ाते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल लग जाए क्यों भाई? तो हम आपको अभी दो फार्मूला बताए। एक फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर और दूसरा फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। यहाँ ए क्या है होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर? स्मॉल आर। ये है रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ कंडक्टर। जैसे हमारा ये पेन है, हम अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात करें तो आप देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब इसका जो सिलेंड्रिकल है तो इसका रेडियस कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी इसका हम रेडियस मेजर कर लेंगे तो हम पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। बेटा आप यहाँ पर एक चीज़ और बताओ, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। ये जो फार्मूला है इसमें एक काम करो, L की वैल्यू लिखो 1 मीटर और A की वैल्यू लिखो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो लिखोगे तो क्या आ जाएगा? रो 1 मीटर अपान 1 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मीटर ए है यहाँ पर, इससे आपका R इज इक्वल टू आ गया रो के बराबर। माय डियर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन आ गई। क्या रेजिस्टिविटी क्या है? यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शन का जितना रेजिस्टेंस होगा वह उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। ठीक, वह उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। अच्छा, हम यहाँ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए कहें तो क्या कहोगे? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ ऑफ एनी मटेरियल ऑफ कंडक्टर। क्या कहोगे? एनी मटेरियल ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक, अगर हम कहें आपसे कि आप डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो डिफाइन रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करोगे भाई आप? रेजिस्टिविटी डिफाइन करने का इसी फार्मूला से ही बताते हैं कि आप एक वायर ले लो जिसका लेंथ 1 मीटर हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वह उस वायर का रेजिस्टिविटी होगी। लेकिन वो रेजिस्टिविटी वायर के लेंथ और एरिया पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? लेंथ, हाँ, मटेरियल पर निर्भर करती है। वेरी गुड। हाँ, वो किस पर निर्भर करती है? मटेरियल पर निर्भर करती है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि वह आपके वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो होगा तो, लेकिन वो मटेरियल पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? मटेरियल पर निर्भर करेगा। अब चलो हम आगे इसका कुछ यूज करते हैं और फार्मूला बताते हैं, फिर हम आगे इसके बारे में और बताते हैं। चलो, कोई न्यूमेरिकल कोई पढ़ेगा? आपके अपने बुक का एक न्यूमेरिकल पढ़ो तो। आ रहा हो, एक न्यूमेरिकल पढ़िए आप।
पहले न्यूमेरिकल लगाएं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास दो फार्मूला मिला, हमको न्यूमेरिकल लगाना है, तो आप पहले एक न्यूमेरिकल पढ़िए तो फिर हम अगला फार्मूला अगला पढ़ते हैं। आ रहा हो एक न्यूमेरिकल पढ़िए आप। जस्ट रीड वन न्यूमेरिकल। कोई पढ़ दे, जिसके पास बुक है इस समय कोई बात नहीं। किसी के पास कोई बुक है उससे न्यूमेरिकल पढ़िए आप। Yes, sir. यस The रीड। resistance of a metal wire of length 1 resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm and 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? डायमीटर जस्ट टेल मी। Predict the material of the wire. हाँ, लेंथ 1 मीटर हो गया, रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया, डायमीटर कितना है? 0.3 ohm. 0.3 mm. 0.3 mm। हाँ जी, Yes, sir. अच्छा अब क्या पूछ रहा है इसमें? Resistivity of the material at that temperature. ओके Predict the material of the wire. ओके, प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। 26 ohm है. हाँ जी, 26 ओम। हेलो, चलो 26 ओम कर लेते हैं। Yes, sir. ओके गुड। माय डियर, ये न्यूमेरिकल है आपके बुक का। आपके पास जो बुक है उसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 26 ओम है, ठीक। लेकिन वायर का डायमीटर दिया हुआ है वह आपका 0.3 मिलीमीटर का है, ठीक। तो कह रहा है कि आप रेजिस्टिविटी बताओ और उसको फिर कंपेयर करो अपने बुक में जो दिए हुए टेबल में है कि किस मटेरियल का रेजिस्टिविटी हो सकता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी देखो इस क्वेश्चन को पहले सोचो कि आपको क्या क्या बताया दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है उसको सिंबल के हिसाब से लिख लो। देखो हमने लिख लिया, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किए हैं? एल से, तो हमने एल लिख लिया। पहले आपको क्या करना चाहिए? न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़ना चाहिए। फिर उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? आप उस न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे? उसको क्या क्या दिया हुआ है उसको आप लिखोगे। डेटा गिवन में आपने लेंथ लिखा 1 मीटर, उसके बाद आपने लिखा रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो 26 ओम आपने लिख लिया। फिर डायमीटर दिया हुआ है उसको डायमीटर लिख लिया आपने। अब पूछ क्या रहा है, क्या निकालना है उसको फिर आपने लिख लिया। एक काम आपका पहला स्टेप सही हो गया। जहाँ आप ये लिख लिए स्टेप मार्किंग होगी, आपको आधा नंबर इस पर मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आइए कि आपको फार्मूला क्या पढ़ाया गया है। कुछ ज़्यादा नहीं, आगे नहीं, जो फार्मूला पढ़ाया गया है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वो आप पहले लिखिए। R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। ये आप फार्मूला पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक। ये का फार्मूला, ये यूट्यूबर स्टार कौन है भाई? नए नए नाम आप लोग रख लेते हो, हाँ ठीक है। आपने R इज इक्वल टू रो एल अपान ए फार्मूला लिखा। अब यहाँ पर आप देखिए, रो तो दिया, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, रो आपको निकालना है। लेकिन एरिया के बारे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि भाई एरिया तो दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे? एरिया तो दिया नहीं है तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको एरिया के बारे में बताया। एरिया क्या होगा यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। माय डियर, अब यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी पाई और आर क्या है? रेडियस है। तो आप देखो जरा, रेडियस तो नहीं दिया लेकिन डायमीटर दिया है। अब आप पहले जानते हो कि डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। तो डायमीटर अगर 3/0.3 मिलीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा?
d/2 कितना हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 0.15 मिलीमीटर। ठीक, यानी आपके पास यहाँ देखो सारी वैल्यू हो गई। अगर हम एक ही जगह पर पाई आर स्क्वायर लिखें तो आर की वैल्यू भी मिल गई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, यानी आपके पास सब वैल्यू हो गई। यहाँ आप सब वैल्यू हो गई ना, सारी की सारी वैल्यू हो गई। तो अब इसके लिए क्या करोगे, पहले इस फार्मूले को जो हमको निकालना है और उसको लेफ्ट साइड में लेके जाओ। जब लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा RA/लेंथ। ठीक, अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं R × πr²/लेंथ। अब सारी वैल्यू लिखो यहाँ पर। R की वैल्यू 26 ओम, पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू कितना दिया है 0.15 मिलीमीटर स्क्वायर, लेंथ की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और ये कितना है 26 ओम। ऐसे आप वैल्यू लिख दो। माय डियर, ये अपनी आदत में डालो कि जब भी देखो हमारा ये सही लिखाया कि नहीं लिखाया। जब आप यहाँ तक लिख दिए तो आप 1 मार्क के हकदार हो गए, यानी यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर ये 3 मार्क का न्यूमेरिकल है तो आप यहाँ तक लिखते हुए 1.5 मार्क्स तक मिल जाएगा आपको। स्टेप मार्किंग में आपको 1.5 मार्क तक इसमें मिल सकता है। ठीक, जब वैल्यू आपने सही सही लिख दी हो तो। अब हम आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई बताएगा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों? हाँ, चलो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं तो पकड़ ले रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, कल हम पेन टैप पर लिखेंगे तो सही रहेगा, बोर्ड पर सही से नहीं आ रहा है। क्यों भाई? लेकिन उस पर, हाँ बोर्ड पर सही नहीं आया, उस पर लिख देंगे तो सही रहेगा। चलो कल उस पर लेंगे तो उस पर लिख लेंगे। अच्छा, इस समय आ रहे हैं ये माय डियर। अब ये बताओ ये सही है कि गलत है, किसी को बताओ। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सोच के बताओ। अगर आप इसको सोच लिए यहाँ पर तो आप समझिए कि आप अच्छे विद्यार्थी हो गए। बस सोचना है। मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट, सोचो। करण, ये यहाँ तक आ सकते हैं, सही आ सकता है, आंसर आ जाएगा। अर्णव, आपसे अगर हम पूछें तो हेलो, कोई बोल नहीं रहा है, सोचने लगे आप लोग। हेलो, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, कोई यस सर। हाँ जी, आंसर आ सकता है क्या? सही आंसर आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमें यहाँ पर एक चीज़ चेक करना होगा, जिस चीज़ को हम मिस है, जिसको हम याद दिलाना चाहते हैं आप सभी को। क्या? यूनिट। आरव आप भी बोल रहे हैं, ध्यान रखिए। यूनिट, न्यूमेरिकल लगाते समय हमको यूनिट सबका ध्यान में रखना चाहिए। सबकी यूनिट एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये तो ओम है, एसआई यूनिट है। ये आपका मीटर है, ये भी एसआई यूनिट है। और ये आपका मिलीमीटर है, ये एसआई यूनिट नहीं है।
मिलीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, वो क्या है, वो सीजीएस में भी नहीं आएगा, तो सीजीएस में सेंटीमीटर लेते हैं, ग्राम। अब ये मिलीमीटर है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 मिलीमीटर को अगर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें यानी मीटर में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हेलो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब यहाँ पर 1 मिलीमीटर अगर रखना है तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर अपान 1000, यानी 1 मीटर इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब 0.15 मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 0.15 मिलीमीटर को जब करेंगे तो 0.15 इंटू 10⁻³ तब ये बनेगा मीटर। हाँ जी, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, अगर नहीं याद है तो हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ये सही हुआ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 26 इंटू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपान 1। अब ये सही हुआ। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 3.14 इंटू 0.15, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम डेसिमल हटा दें तो 10⁵ हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 26 इंटू 3.14, अब ये हो गया 225, 15 का स्क्वायर 225, अब ये हो गया 10⁻⁻10। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आंसर आएगा, ठीक। अब यह आंसर सही होगा। अब इस आंसर से आप टेबल जो बुक में दे रखी है उससे चेक करेंगे कि किसका रेजिस्टिविटी इतने के बराबर है, तब आप बता देंगे कि यह मटेरियल इसका है। सबको समझ में आ गया, हेलो, ये चीज समझ में आ गई, यस, नहीं आया, फिर से बताऊं, समझ में आ गया सर। किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, घबराने की बात नहीं, हम दोबारा इसको बता देंगे। लेकिन एक न्यूमेरिकल अगर समझ में आ गया तो आप आगे भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक। तो हमको क्या क्या करना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, पहले तो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 टाइम्स सर। हाँ, 2 टाइम्स, वेरी गुड। उसके बाद उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लिखेंगे, यूनिट के साथ लिखेंगे, ठीक। और क्या निकालना है उसको लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद फिर आप देखेंगे कि ये इसमें इससे क्या रिलेटेड फार्मूला आपको मालूम है, उस फार्मूला को लिखेंगे। और फार्मूला लिखने के बाद उसमें वो वैल्यू रख देंगे, और जब वैल्यू आप उसमें रख के फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसमें बहुत से लोग जुड़े नहीं हैं आज, क्या बात है भाई, नाराज़गी है क्या कुछ, हाँ, या सबको ज़्यादा आ रहा है, हाँ सर बोले सर क्लास लेने के लिए, पता नहीं, क्लास के लिए तो मैं बोला ही था कि मैं क्लास लूँगा। संयोग से क्या है कि 6 o'clock पर लाइट चली जाती है जी, सभी को ऐड ऑन होना चाहिए तभी तो क्लियर होगा, अदरवाइज कहाँ से होगा।
अब कल से हम जो क्लासेज हैं वो आपकी और पहले कर लेंगे, 5:30 बजे कर लेंगे। बिजली चली जाती है, थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया? न्यूमेरिकल आ गया समझ में? क्यों भाई, किसी को कोई डाउट है? चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको अभी तक हमने जो चीज़ें आज पढ़ाई हैं उसमें कोई दिक्कत है समझने में? क्यों, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये टॉपिक थोड़ा इजी है, समझ में आ भी जाएगा जल्दी और न्यूमेरिकल भी लग जाएंगे। इसके कुछ और भी न्यूमेरिकल लग सकते हैं, आप हमको शेयर करेंगे तो उसको हम फिर लगवा देंगे। ठीक, ये बात मानिए कि आपको इस तरह का एक न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल मैं देता हूँ, चलो इस न्यूमेरिकल को लगाओ फिर बताओ कि क्या होगा। मान लो हमारे एक मित्र इसमें हैं जिनके पास एक वायर है, उसका लेंथ L है। ठीक, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। ठीक, और उस वायर को उन्होंने खींच के लंबा कर दिया। कितना लंबा कर दिया? 2L कर दिया। तो उनका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? इस तरह का एक न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में। आप बताओ इसको, सोचो जरा। कोई वायर है जिसका लेंथ L है और वो उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। कितना है? 4 ओम है। हम उस लेंथ को जस्ट डबल कर दे रहे हैं, स्ट्रेच कर दे रहे हैं। ठीक, तो उस वायर का नया रेजिस्टेंस कितना होगा? न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, ये बताओ आप। ये क्वेश्चन है, समझो कि ये आपके बोर्ड में आया हुआ है, आउट क्वेश्चन है। हाँ, MCQ में दे देगा 12 ओम, 16 ओम, 20 ओम और एक दे दिया 2 ओम। ठीक, तो कैसे लगाएंगे? मान लो MCQ में एक क्वेश्चन आ गया, तो कैसे लगाओगे? कोई रास्ता है आपके पास? देखो, इसको आप मानो L1, इसको मानो आप R1, इसको मानो आप L2 और आपको R2 निकालना है। ठीक, हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ें। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछो। सर अगर वही पीस ऑफ मेटल वायर को अगर हम लोग खींच के लंबा कर रहे हैं तो उसके एरिया में भी तो चेंज आएगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। एरिया भी तो चेंज होगा। मतलब वो एरिया दे देगा तो अगर तब कर लेंगे। एरिया नहीं दिया हो तो नहीं कर सकते क्या? हैं? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर बहुत। अरे कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स होगा, अरे बहुत इजी होगा। देखो अभी लगाते हैं। ये क्वेश्चन है, समझो बोर्ड में आया हुआ है। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा ही। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम जो भी दोगे कहीं न कहीं एक इस तरह का एक न्यूमेरिकल आएगा। अगर हम लेंथ n टाइम बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ेगा, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। बड़े हो जाओगे तो बड़े भी क्लास में आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल जब इस तरह का आता है तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए। क्या माय डियर, सब लोग रेडी हैं सुनने के लिए? क्यों? यस सर।
वेरी गुड। चलो देखो, जब आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है। यानी जैसे ये वायर है, इसका लेंथ आपने बढ़ाया तो लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, पतला होता जाएगा ना, खींचेगा पतला ही होगा ना। हेलो, ये पतला होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, घट जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा, ठीक। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में मान लो A1 है, उसमें लेंथ L1 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। हेलो, ये क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम A1 L1। और जब आप उसका लेंथ L2 कर रहे हो तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब जो भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा A2 L2, तो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ये दिमाग में रखो, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। फिर से दिमाग में बैठाओ, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। आप लोग नहीं रिपीट कर रहे हो, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अब इन दोनों को अगर हम यूज करेंगे तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ठीक। अब आप देखो, A1 वैसे ही रहने देते हैं, L1 की वैल्यू कितनी है, L, A2 हमको निकालना है, L2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस L, तो कट गया। तो इससे A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई A1/2। क्या आ गई, A1/2। अब ये हमारे पास यानी A1 भी मिल गया। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इसका A2 है, तो A1 और A2 में भी रिलेशन मिल गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे बिना कुछ हिचके हुए। फार्मूला आपके पास है R1 इज इक्वल टू रो L1 ओवर A1 और R2 इज इक्वल टू है रो L2 ओवर A2। R1 ओवर R2 कर दिया हमने, R1 ओवर R2। आप फार्मूला लिख दीजिए, रो L1 अपान A1 अपान रो L1 अपान L2 अपान A2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, रो रो कैंसिल आउट हो जाएंगे, L1 अपान A1 इंटू A2 अपान L2 हो गया। किसी को कोई डाउट है इसके बारे में, सभी को दिख रहा है, थोड़ा चमक रहा है लेकिन दिख तो रहा है। हाँ जी, क्यों। अब हमारे पास ये आ गया, इसी का हम यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू L, A1 की वैल्यू आप A1 ही रखो, A2 की वैल्यू कितनी आई है, A1 अपान 2, L2 की वैल्यू है ट्वाइस L, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4R1। कितना दिया हुआ है R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 ओम। तो वैल्यू कितनी हो गई, 16 ओम। यानी लेंथ अगर दुगना करोगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, लेंथ दुगना करोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। टफ है कि इजी है, समझने में आसानी है कि दिक्कत है। सर एक बार और समझा दीजिए सर। अरे हम 4 बार समझा देते हैं, कहाँ दिक्कत हुई ये बताओ पहले। सर हाँ सर
भाई स्टार्टिंग से थोड़ा एक बार और समझा दीजिए सच। अच्छा ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जैसे करण यादव के पास एक वायर है जिसका लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है। कितना ओम दिया हुआ है? 4 ओम दिया हुआ है। अब उस वायर को, अभी बैठे हुए हैं घर पर, इन्होंने क्या किया, इसको जस्ट डबल कर दिया खींच करके। तो जब आप डबल कर देंगे तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी आप पढ़ रखे हैं। तो लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस जब चेंज हो रहा है तो हम इसी प्रॉपर्टी, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा, नया रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इसको निकालने के लिए हमको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए करते क्या है, इस तरह का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आएगा या हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में आपके पास पूछा जाए। इसका सिंपल तरीका यही है बेटा, आपके दिमाग में कंसेप्ट रखना है। आप जब इसका लेंथ स्ट्रेच कर रहे हो या आप इसको मोटा कर रहे हो पीट पीट के, ठीक, इस दोनों में केस में वॉल्यूम आपका एक ही रहेगा। जब पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? एक ही रहेगा। अब इसके लिए करते क्या हैं, आप जानते हो कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम का फार्मूला होता है। यहाँ चूंकि सिलेंड्रिकल बॉडी है तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हमारा जो पहला वायर है, अगर वो ये वायर ऐसे है और उसका एरिया A1 दिया हुआ है ये, और इसमें L को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। और फिर जब आप इसको खींचोगे, लेंथ बढ़ा दिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर L1 लिखो, इसको अगर L2 लिखो और ये एरिया मान लो A2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ, वॉल्यूम हो जाएगा। देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। यानी एरिया में एक और लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, क्या भाई? तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो पहले केस में वॉल्यूम मान लो A1 L1 है, दूसरे केस में वॉल्यूम हमारा L2 A2 L2 है। हमको इसकी ज़रूरत क्यों है? हमको इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास फार्मूला लेंथ और एरिया के साथ एक ही है जो पढ़े हो रेजिस्टेंस का, R = रो L/A, उसी को हम यूज करेंगे। तो हमें एरिया दिया नहीं था तो एरिया तो निकालना पड़ेगा ना। यस सर। उसी एरिया को निकालने के चक्कर में A1 L1 = A2 L2। ठीक, अपना माइक बंद कर लो बेटा। A1 L1 की जगह पर L लिख दीजिए, A2 और L2 की जगह पर ट्वाइस L लिख दीजिए। अब इससे आपका A2 की वैल्यू आ गई, यानी जब आप खींचोगे तो उसका एरिया, जो फाइनल एरिया होगा, वो पहले वाले का जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक, अब पहले वाले का एरिया आपने A1 मान रखा है, तो जब आप खींच लोगे तो उसका एरिया उसका आधा हो गया, यानी दोनों एरिया भी आपके पास हो गए आपस में रिलेटेड, लेंथ भी हो गई। और तो फिर हम फार्मूला लगा देंगे R = रो L/A। चूँकि मटेरियल आप चेंज कर नहीं रहे हो तो रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, तो उससे कोई मतलब ही नहीं हुआ। R1 = रो L/A1, R2 = रो L2/A2। अब इन दोनों को आप R1/R2 करोगे तो रो कैंसिल हो जाएंगे, L1/A1 L2/A2। तो आप इससे निकाल सकते हो L1/A1 A2/L2। अब यहाँ पर ये वैल्यू लिख दो इनकी, L1 की वैल्यू L, A1 सीधे वैसे ही लिखो। अब यहाँ क्या है? A2 की वैल्यू है A1/2, तो हम A1 नहीं कहेंगे, 2 यहाँ आ गया। और L2 की वैल्यू है ट्वाइस L, ये दोनों वैल्यू हम रख दिए। A1 कैंसिल हो गया,
एल कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4। R1/R2 इज इक्वल टू 1/4। हमें चाहिए R2, तो R2 इज इक्वल टू 4R1। R1 की वैल्यू कितनी थी? R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 ओम। तो 4 × 4 कितना हो गया? 16 ओम। तो हम आपको एक क्वेश्चन और दे सकते हैं कि अगर हम लेंथ n टाइम्स बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस नया कितना होगा? हेलो, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई वायर है जिसका लेंथ रेजिस्टेंस R है, ठीक, हमने लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया। कितने टाइम्स बढ़ा दिया? n टाइम्स बढ़ा दिया। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? यहाँ लेंथ हमने दुगना किया है तो रेजिस्टेंस 2² बढ़ा है ना। तो लेंथ n है, अगर हमने n टाइम्स बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? n²। इस दिमाग में रखो। अगर हमारा लेंथ है, क्या हुआ? कहीं कोई दिक्कत है क्या समझने में? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो ये चीज़ है कि अगर हम लेंथ को n टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा n² टाइम्स हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? ठीक है। अब आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अबे न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना ये? हेलो, चलो बहुत अच्छी बात है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको लगाना है। मान लीजिए आपको मुझे 1000 रुपये देना है और आपके पास 100 के ही सारे नोट हैं, तो क्या करेंगे? सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो। सर मान लीजिए लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो n टाइम बढ़ा रहे हैं तो n² जा रहा है। मान लीजिए वही लेंथ को अगर घटा दें तब? हाँ, रेजिस्टेंस उतने टाइम्स कम हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो, आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका लेंथ L है, ठीक, हाँ जी, और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, इसको फर्स्ट केस मान लो। सेकंड केस में क्या कर रहे हो तुम? इसको L/2 कर दे रहे हो। रेजिस्टेंस निकालना है, यही क्वेश्चन है ना? ठीक, हेलो। अब इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं भाई। ऐसे है, हेलो, देखो यहाँ ये है, ये लेंथ L है। अब इसका लेंथ आप L/2 कर दो, यानी 2 = हाफ में बांट दे रहे हो। कट कर दिया। जब आप कट कर दोगे तो रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा। समझ में आया? पहले 4 ओम था, अब इस पार्ट का 2 ओम हो जाएगा, इस पार्ट का 2 ओम हो जाएगा। जब आपने 2 = हाफ कर दिया तो लेंथ आधी कर दिया ना। चीज़ समझ में आई? हेलो, हेलो। देखिए, अगर ये लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, आप इसकी लेंथ आधी कर दिए, मतलब इतने दूर का ले रहे हो, कट कर दिया आपने। ठीक, जब आप इसको कट कर देंगे तो दोनों इक्वल पार्ट का रेजिस्टेंस आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हाँ जी, तब वो रेजिस्टेंस क्या होगा? आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। माय डियर, अब इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये हुआ, यानी जब आप कट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तब उस पोर्शन का आधा होगा। दूसरा ये है कि हम किसी चीज़ से इसको दबा रहे हैं, हेलो, स्क्वीज कर रहे हैं। जब आप इसको दबाओगे तो मटेरियल नहीं कम किया आपने, मटेरियल उसी में बना हुआ है। हाँ जी, इस केस में आपकी लेंथ हुई L/2,
तब रेजिस्टेंस कितना होगा। जाहिर सी बात है जब आप इसको दबाओगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। हाँ, पहले वाले केस में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ आपका A2 है, तो आप वही फार्मूला लगाएंगे A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। A1 आपका वैसे रहने दीजिए, इसको L लिखिए, इसको A2 लिखिए और इसको लिख दीजिए L/2। तो कट गया, तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस A1। कितनी हो गई, ट्वाइस A1। फिर फार्मूला लगाइए R1 इज इक्वल टू रो L1 अपान A1 और R2 इज इक्वल टू रो L2 अपान A2। अब आ जाओ R1 ओवर R2, तो रो L1 ओवर A1 अपान रो L2 ओवर A2, तो एक कैंसिल हो जाएगा। अब आप ही लिखोगे L1 अपान A1 अपान L2 ओवर A2। पूरा इसको सॉल्व करोगे L1 अपान A1 इंटू A2 अपान L2। अब L1 की वैल्यू कितनी है, L। A1 लिखोगे वैसे ही, A2 की वैल्यू कितनी आई है, ट्वाइस A1। और यहाँ L2 की वैल्यू कितना लिखोगे, L/2। तो A1 कैंसिल, L कैंसिल, A1 अपान 2 बचा तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 4 ओम, 4 आ गया, यानी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 4 आया। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1/4। कितनी हो गई, R1/4। अब यहाँ आपका 4 ओम था, तो ये कितना हो जाएगा 4/4, दैट इज 1 ओम। यानी आपने हाफ किया और उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। ये चीज़ समझ में आ गया। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया, क्यों बोलो। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें समझने में। इस तरीके से हम इस चीज़ को लगाते हैं। हम कम्बिनेशन वाला पार्ट पढ़ाएं क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आज का हमने टॉपिक इतना लिया हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन इसलिए करते हैं कि हमारे पास वैल्यू दूसरी हो और सर्किट में हमें दूसरा लगाना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। तो ये कम्बिनेशन, हाँ जी, एक कम्बिनेशन दो तरीके का होता है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन का सिंपल तरीका ये है कि इसका जो पोटेंशियल है हर रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। इसका पोटेंशियल है हर रेजिस्टेंस का अलग अलग होगा। जैसा कि हमने आपको सर्किट यहाँ बना रखा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आप इस सर्किट को देखें, थोड़ा हमने बड़ा भी कर दिया, कि जिसमें अगर हम लें, देखिए एक सेल है और उसके साथ ये लगा हुआ है हमारा कि 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा सेटिंग थोड़ा सा ठीक कर लें। हम बोर्ड पर नहीं जा रहे हैं, हमने जो स्लाइड आपके साथ शेयर किया है उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि 3 रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास, R1, R2, R3, उनको एक ही लाइन में जोड़े रखे हैं। हाँ, और फिर अमीटर जोड़ रखे हैं और पूरे का कंबाइंड का वोल्ट मीटर जोड़ रखे हैं। देखो बेटा, इसमें चूंकि रास्ता करंट के लिए एक ही है, तो सब में एक ही करंट फ्लो होगी। क्या होगी, करंट सब में एक ही फ्लो होगी। क्या होगी, इसमें करंट सब में एक ही फ्लो होगी। लेकिन रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के साथ अलग हो जाएगा। क्यों भाई,
क्यों हो जाएगा ये पूछे? क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू अलग हो रही है, आई का मान सेम हो गया तो v की वैल्यू अलग होगी ना। v1 इज इक्वल टू आई आर वन, v2 इज इक्वल टू आई आर टू, v3 इज इक्वल टू आई आर थ्री, और तीनों का पोटेंशियल अगर जोड़ोगे तो कितना होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3, और आप इसको लिख सकते हो आई आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब इससे आई आई का टर्म कट हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट हो जाएगा क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन में आई आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी जितने भी रेजिस्टेंसेज आप उसमें ऐड कर रहे हो तीनों का सम हो जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। किसी को कोई डाउट है इसको समझने में? क्यों भाई? ये इजी है। इसके बाद ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो आप, इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, व्हेन रेजिस्टेंस आर ज्वाइन इन पैरेलल the reciprocal of total resistance of the system is equal to the sum of reciprocal of resistance of the resistors। जब सभी रेजिस्टेंस कई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसको रेजिस्टर्स बोलते हैं। हाँ, उसको रेजिस्टर्स बोलते हैं। अब यहाँ देखो हमारे पास R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेज हैं और इनको आपस में इस तरीके से जोड़ा गया है कि सबका तीनों का दोनों कॉमन पॉइंट मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगाए और मीटर लगाए तो यहाँ से देखो करंट फ्लो होने के लिए तीन रास्ते मिल रहे हैं। कितने रास्ते मिल रहे हैं? तीन रास्ते मिल रहे हैं। कितने रास्ते मिल रहे हैं? तीन रास्ते मिल रहे हैं। एक R1 के साथ, R2 के साथ, R3 के साथ। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस और कम होगा उसमें करंट और ज़्यादा जाएगी। भाई किसका माइक ऑन है? 1 मिनट के लिए बंद कर लो। तो अगर हम इससे निकालेंगे तो आई सबका एक, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और वी इज इक्वल टू आई आर से आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? वी अपान आर। तो आप देखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो पोटेंशियल है सेम रहेगा लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग रहेगी। इससे हमारे पास आ जाएगा 1 अपान आर पी इज इक्वल टू 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री। ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी को कोई डाउट है इसके समझने में? ये दोनों फार्मूला, बाकी चीज़ें हम आपको कल बताएंगे। हाँ जी, किसी को कोई डाउट अब तक में जो बताया मैंने? हेलो, किसी को कोई डाउट है इसको समझने में? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा इसका न्यूमेरिकल लगा करके फिर आप आएँ तो हम फिर आपसे फिर आगे की बात चर्चा करेंगे। कल आपकी क्लासेज लगेगी 5:30 बजे ही लगाऊंगा। ठीक, मैं बंद करता हूँ। थैंक यू सर। आप सभी मीटिंग छोड़ सकते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। 3 चीज़ें बताई। एक तो ओम्स लॉ बताया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए और उनका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया। किसी बंधु को, किसी भी छात्र को कोई अगर तकलीफ़ है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझको सब्सक्राइब कर करके उसमें आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे देखें और लाभ उठाएं। इसको जो कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पर्सनल मैसेज डाल भी सकते हैं। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं आपके साथ हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आप इसको पढ़ें, अच्छे अच्छे अंक लाएँ। सभी को धन्यवाद।